तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग फिर से हम लोग ऐतिहासिक काल यानी आधुनिक इतिहास काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यानी आज का हम लोग का पहला क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल और आद्र जो कि इतिहास है यानी सिंधु सभ्यता, विश्व वर्ल्ड के भी सभ्यता को हम लोग बात कर चुके हैं, यानी क्लास ले चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो पिज्जा का प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। डीजीएस एजुकेशन पे आपको ये फ्री ऑफ कोर्स जीएस जीके जनरल कंपटीशन के क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग आज जो कि आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला क्लास रहा है कि ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल वो दोनों में क्या था, प्री ऐतिहासिक काल में यानी पूरा पाषाण काल में उसमें ना ही तो लिखित साक्ष्य था और ना ही आपको पढ़ा जा सकता, जब लिखना ही नहीं था पढ़ क्या सकते हैं, बात यह है। तो वहाँ जो वस्तु साक्ष्य जो प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम लोग उस पूरा पाषाण नव पाषाण को हम लोग पढ़ते हैं। आद्र ऐतिहासिक काल में क्या है कि उसमें लिखित तो साक्ष्य है, बाकी अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जो कि साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग उसको डिसाइड किए। बट ऐतिहासिक काल क्या है आधुनिक ऐतिहासिक काल में कि इसमें हम लोग लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। हमें मैंने शुरू से लेकर अभी तक की बात है, ठीक। जैसे इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है, बात समझ रहे। इस वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो समय है इसे हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जो वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐतिहासिक काल को हम लोग कितने कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिसाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर डिसाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हो गया आपको पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो रिसर्च के द्वारा खोजा गया है। जैसे आपका सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। फिर विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फाहियान आया था, मेगास्थनीज, हिंसांग, ये सब जितने हैं, मार्को पोलो, इस सब के बारे में हम लोग विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्य, ठीक है। साहित्य के आधार पर क्या साक्ष्य रहा है, क्या है नहीं है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको धार्मिक हो गया, गैर धार्मिक हो गया। धार्मिक में भी आप दो देखिएगा, ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मण धर्म, ठीक है। ब्राह्मण धर्म में भी आपको यहाँ 4-5 मिल जाएगा, जैसे वेद, उपनिषद, ऋग्वेद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। और गैर ब्राह्मण में आपको जैन और बौद्ध मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी रहा हम लोग का आज पहला क्लास, जो कि आप जानबे करते कि सिक्का का हम लोग न्यूमोमेट्रिक जो कि अध्ययन कहलाता है, ठीक है। सिक्का का अध्ययन न्यूमेमेटिक्स कहा जाता है, यानी कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉइन्स का हिस्सा है। और क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी न्यूमेटिक कहा जाता है सिक्के का अध्ययन को। और फिर हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गैर ब्राह्मण में आप जानते हैं कि वेद, उपनिषद, ऋग्वेद में आपको मालूम है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद में भी कितने हैं, वेदांग भी है। महाकाव्य आप जानबे करते हैं कि 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। भारत के कितने महाकाव्य हैं, 2, रामायण और भारत। फिर पुराण में आप जानते हैं कि विष्णु पुराण हो गया, और उसके बाद स्कंद पुराण हो गया,
गरुड़ पुराण हो गया, ये सारे क्या है, पुराने हैं, यानी किताब वैदिक सभ्यता ये सब इसी में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं गैर ब्राह्मण में, जैसे जैन धर्म के बारे में हो गया। देखिए जैन धर्म के आखिरी और सबसे अंतिम अनुयायी हुए महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। फिर उसके बौद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध, उनके जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। तो ये रहा आज का पहला हम लोग का बेसिक इसका नॉलेज। अब हम लोग चलते हैं कॉस्मोलॉजी यानी बोले न्यूमरोलॉजी, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी सिक्के का अध्ययन, ठीक है, कि कौन काल में कहाँ से किस चीज़ का सिक्का प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग आएंगे शिलालेख पर। तो आप लोग यह उतार लीजिए, हम 2 मिनट के लिए इधर हट जाते हैं और उतार के फिर हम लोग आगे हम लोग सिक्के का अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए, यह 2 मिनट वीडियो को पॉज करके और इसको आराम से लिख लीजिएगा। 2 मिनट वीडियो का पॉज करके आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिटा के अब चलते हैं, हम आगे हम लोग सिक्के का अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, सिक्के का अध्ययन कर लेते हैं, कॉइन्स का। तो देखिए कस, ठीक है, न्यूमेमेटिकस कहलाता है। तो सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमेमेटिकस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो सिक्का है टेराकोटा, तो टेराकोटा का सिक्का जो मिट्टी का बना हुआ था, यानी टेराकोटा जो सिक्का है जो सिंधु सभ्यता में आपको मिलता है देखने को, तो क्या चीज़ से बना था, तो मिट्टी का बना था, ठीक। जैसे कि आज देखते हैं कि ईंटें देखते हैं, खपरोल देखते हैं और अन्य सारे पदार्थ भी देखते हैं। तो ये जो टेराकोटा सिक्का था तो क्या चीज़ से बना था, मिट्टी में, और यह सिंधु सभ्यता के में बना था। तो हम यहाँ पे लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर आते हैं हम लोग मौर्य काल में। मौर्य काल में कौन सा सिक्का चलता था, तो उस सिक्के का नाम था आहत सिक्का या पंचमार्क, ठीक है, पंचमार्क सिक्का। जो मौर्य काल के समय में आहत एवं पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्के पर जो कि चित्र बने होते थे, जैसे उस समय के जो मौर्य समय जैसे चंद्रगुप्त या बिंदुसार, ये जो भी कोई थे, उनका जो सबसे प्रिय वस्तु हो गया, ठीक है, जैसे बौद्ध का एक वृक्ष, ठीक है, तो ये सब का चित्र आहत सिक्के पर बने हुए करते थे। और ये पहला धातु का सिक्का था। आहत जो सिक्का था, ये पंचमार्क, ये पहला धातु का बना हुआ सिक्का था, ठीक है, जो कि स्वर्ण या चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। मौर्य काल में कई तरह के सिक्के थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आहत था, पंचमार्क था, स्वर्ण था, या चांदी के सिक्के कह लीजिए, तो ये सब प्रचलित है। बाकी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो था चांदी के सिक्के यानी स्वर्ण के सिक्के, जो कि आपको मौर्य काल में प्रचलित देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सातवाहन काल में। सातवाहन काल में कौन से सिक्के थे, तो सातवाहन काल में जो सिक्के थे वो थे शीशा के, ठीक है, शीशे का सिक्का बना था। सातवाहन जो आप जानते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि महाराष्ट्र साइड में उस सातवाहन राज्य का उदय हुआ था। और वो भी एक मातृसत्तात्मक साम्राज्य था, जो कि मातृसत्ता में क्या होता है कि सब पिता के नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मातृसत्तात्मक। और पितृक सत्तात्मक क्या होता है कि जो अपने माता से पूर्व, जैसे हम लोग अभी वर्तमान में जी रहे हैं कि हम लोग को कोई भी कार्यक्रम या किसी को हम लोग अपना एड्रेस बताते हैं, तो इसमें बताते हैं कि हाँ मेरा नाम धीरज कुमार है, मेरे पिताजी के नाम, वो सारी चीज़ बताते हैं। बाकी उस समय सातवाहन काल में जो था पहले माता का नाम लिया जाता था, फिर पिताजी का, जो आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो शीशा का सिक्का कहाँ मिला था, सातवाहन काल में ये प्रचलित थे। और पहली बार, ठीक है, जो कि
सोने का सिक्का किसने चलाया था? सोने का पहली बार जो कि शुरू से लेकर अभी तक पहली बार कौन सोने के सिक्के चलाए थे? तो यूनानी के शासक थे, उनके द्वारा ये पहली बार सोने का सिक्का चलाया गया था। कहाँ से? यूनानी शासक, ठीक है, जो कि पहली बार सोने का सिक्का चलाया गया था। फिर हम लोग आते हैं शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो शुद्ध सोने का सिक्का जो कि कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। और सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का किसके और किस काल में चलाया गया था? सोने काल था, मान लिया कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। सोने का सिक्का किसने चलाया था पहली बार? तो यूनानी शासकों ने चलाया था, ठीक है। जैसे यूनानी शासक पश्चिमी कंट्री के थे, जैसे आज की डेट में आप समझ लीजिए ग्रीस, यूनान, ये सब जितने हैं सब उस समय आते थे। और तो सोने का सिक्का पहली बार किसने चलाया? यूनानी शासक। शुद्ध सोने के सिक्का कुषाण शासक द्वारा चलाया गया था, यानी कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। और शुद्ध जो कि सबसे अधिक तथा सबसे अशुद्ध सोने के सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था। सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का जो कि जिसमें बेसी मिलावट होता है। सोना मालूम है, असली सोना जो था एकदम खारा सोना वो 24 कैरेट के होता है। बाकी आप उसको शुद्ध सोने में आप बेच नहीं पाइएगा, क्या कोई चीज़ का वो आकार नहीं ले पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट चाहिए। तो सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। इस समय स्कंदगुप्त का शासक था, जिस समय सबसे अधिक सोने का सिक्का का प्रयोग किया गया। उस समय जो गुप्त काल के शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे, ठीक है। इसी काल में चांदी का भी सिक्के चलाया गया था। इसी काल में चांदी के सिक्के चलाया गया था, किसके द्वारा? तो थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ये चांदी के सिक्के चलाए गए थे, जो कि हम यहाँ आपको लिख दे के आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे अधिक चांदी के सिक्के किसके समय में चलाया गया था गुप्त काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम आदित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, जो उनके समय में चला था। फिर आते हैं हम लोग मयूरशली का सिक्का जो था वो भी गुप्त काल में प्रचलित था, जो कि इस समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुंदर का पानी पीता था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भारतीय पेनिनसुलर है, ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ढक्कन का पठार। तो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ अरब सागर हो गया आपका, फिर नीचे आपको हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो था उसका घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। कहने का तात्पर्य ये है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। तो आप देख सकते हैं उस समय समुद्रगुप्त का पूरा गुप्त काल का पूरा ही सब शासन था। और मयूर शैली का जो सिक्का था यह भी गुप्त काल में समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया था। और इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था, ठीक है। यानी मयूरभंज जो मयूर शैली का सिक्का है उस सबसे ज़्यादा चलाया गया था। मयूरभंज तो अभी बंगाल के खाड़ी में यानी सुंदरबन डेल्टा के सामने एक आइलैंड है। और मयूर शैली एक क्या है? जो कि गुप्त काल में चलाया गया एक सिक्का है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आज के क्लास में सिक्के का अध्ययन हम लोग गुप्त काल तक कराए हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। और फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि डीजीएस एजुकेशन द्वारा आपको फ्री जीके जीएस और वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस क्लास का आप लाभ उठाइए और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप तैयारी कर सकते हैं और आपके डीजीएस एजुकेशन आपके साथ रहेगा। और इतना बताते हैं कि जो भी आपको यहाँ से
क्लासेस दी जाएगी, बेस्ट क्वालिटी का होगा और पूरा आपको सिलेबस बाई सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज पूरा करेंगे, होगा तो ठीक है, ना होगा तो देखा जाएगा। दुनिया में और सारे काम हैं तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, हाँ कोर्सेज पूरा कीजिएगा, ढीला सिले मत कीजिएगा। कहीं ढीला सिली कोई भी काम कीजिएगा तो पूरा नहीं होता है। कहा जाता है कि दुनिया में जिस चीज़ को, चाहे जिस फील्ड में आप जितना समय देंगे वो चीज़ आपका होगा आने वाले समय में, ठीक है। तो बस मन लगा के मेहनत करते रहिए और कर्म पे भरोसा करिए। मयूर शैली का सिक्का हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे का सिक्का जो शेष बाकी है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर एक साड़ी आ गया है जो कि बहुत बाकी बिहारी, ठीक है, जो कि साड़ी आया है कि दिल पर क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, कि दिल पर क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। कि दिल पे क्या गुजरी थी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, कि हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, कैसे बना था घोंसला वो तूफान क्या जाने, ठीक है। तो सही बात है कि मेहनत करके चाहे कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ खड़ा करता है तो लोग उसके कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे क्या उनका स्ट्रगल रहा है, क्या परिश्रम रहा है, क्या मेहनत रहा है, लोग कुछ नहीं देखते। उनके पीछे इतना ऊंचाई तक जाने तक उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितने दर्द, कितने चोटें खाई है, लोग उस समय उस चीज़ को अनुभव नहीं करता, उस चीज़ को देखता नहीं है। तो शायरी के माध्यम से बाकी बिहारी यही भेजे हैं जो कि आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति स्ट्रगल करके ऊपर ऊंचाई पर जाता है तो उसके पीछे वाला जो संघर्ष, भले लोग हवा मुँह दिया देता है कि हाँ हर चीज़ के पास इतना है, वो इतना है, हर चीज़ क्या है कि उनके पास इतना गाड़ी है, इतना के संपत्ति है, लेकिन हाँ उनके उतना स्ट्रगल खड़ा करने के पीछे उनकी क्या रणनीति रही है, क्या परिश्रम उन्होंने किया, कितने लोगों से गालियाँ बातें सुनी है, ठीक है। जैसे आज सपोज कीजिए कि आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कमरे में रह के सारे खुशी को छोड़ के, गम को छोड़ के, शादी विवाह भाई दोस्त सब को छोड़ के, और आप अकेले एक कमरे में बैठ के 12-12 घंटा 18-18 घंटा पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कल भी आप सफल हो जाते हैं उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो लोग उस समय आपकी आज जो मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना परेशानी को आप झेल रहे हैं, कितने डिप्रेशन है कि हाँ आपके घर के खर्चा है, आपका पर्सनल खर्चा है, फिर फैमिली दबाव है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ऊपर से महाजन बहन होगा तो सबका टेंशन बोझ आप लेते हुए आप इस चीज़ को झेल कर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कल बेला उस मुकाम पर पहुंच जाइएगा तो लोग आज का जो आप परेशानी आप झेल रहे हैं ये आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानेगा, ठीक है। तो वही इस हवा के साथ उड़ गया घोंसला इस परिंदे का, घोंसला कैसे बना था वह तूफान क्या जाने, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के जो कि सिक्का है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिर देखिए हम लोग मयूर शैली के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, और ये रहा कौड़ी का प्रयोग। जो सबसे पहले कौड़ी जानते हैं, कौड़ी जो समुंदर में आपको देखता है कि शंख लेखने तो उधर उधर रहता है कौड़ी, जो कि डांडा में भी आदमी पहनते हैं, ठीक है। और आदमी का अंतिम संस्कार हो जाता है या पचका उसका में कोई मरता है तो 5 को बेल और 5 को कौड़ी, कुछ इस प्रकार का और चीज़ उसमें रखा जाता है। तो लो अच्छा आप सुनते ना होंगे कि कोई व्यक्ति आज भी झगड़ा उगड़ा में कहा जाता है, भाई भाई को कहा देता है कि हम अपना कमैनी में से कोई तोरा फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे, ठीक है। यानी फूट अगर कौड़ी फूट जाता तो चलता नहीं था, ठीक है। तो वही लोग कहता है कि हम अपने कमैनी से एक फुट्टी कौड़ी जो नहीं चले वाला है ना वो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो कौड़ी का जो प्रचलन है ये सबसे पहले किसने किया था, तो ये जो किए थे गुप्त काल में ही किया गया था, ठीक है। जो कि समुद्रगुप्त के समय ही ये किया था। और ये कहा जाता है कि ये शेरशाह सूरी किया, शेरशाह सूरी ने
ये कौड़ी का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा, कई किताब में शेरशाह सूरी है, कितने में आपको मिलेगा, आपको समुद्रगुप्त के समय में, ये गुप्त काल में, गुप्त डायमेंसी में हुआ था। बाकी अधिकांश आपको मिलेंगे शेरशाह सूरी के। ठीक है, तो आपको जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन और सिचुएशन के अनुसार जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ऑप्शन होगा उसको टिक कर लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं चमड़े का सिक्का। तो चमड़े के सिक्का जानते हैं कि अकबर बाबर के बेटा हुमायूं यानी अकबर के पिता हुमायूं के द्वारा उनके शासनकाल में, जो कि एक शहाबुद्दीन दौला ने चमड़े सिक्के का प्रचलन किया था। कौन था? शहाबुद्दीन दौला। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो हुमायूं के शासनकाल यानी मुगल डायमेंसी में, जो कि मुगल जो काल था, मुगल काल, अकबर के पिता थे हुमायूं, उनके शासनकाल में ये चमड़े का सिक्का चला था। फिर रुपए का प्रयोग, आज हम लोग जिस रुपए का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस समय शेरशाह सूरी ने किया था, एवं इन्होंने दाम का भी शुरुआत किया था। जैसे हम बिहारियों का लत है का इन्हीं के शासनकाल के समय से दाम का प्रयोग शुरू हो गया है। बाद में भले अंग्रेज शेरशाह सूरी को रंगून भेज दिया, अलग बात है। तो जैसा हम लोग का आज भी आदत लगा हुआ है कि कोई चीज़ का जाते हैं, कोई सामान पहले खरीदने या बेचने, तो हम लोग कोई भी व्यक्ति आता है तो पूछता है कि भैया दाम क्या है। ठीक है, तो आज भी हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, दाम दाम। तो आप देख सकते हैं कि दाम का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। और सोने का असरफी, ठीक है, सोने का असरफी भी शेरशाह सूरी द्वारा ही चलाया गया था। तो आप आज पूरा जितने भी सिक्के का अध्ययन है, आज पूरा सिक्के का अध्ययन एक ही क्लास में आपको बता दिया गया है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शिला अभिलेख। ठीक है, जो पत्थर के ऊपर खोद के लिखे, सपोज कीजिए ये कोई बड़ा सा पत्थर है, सपोज कीजिए कि बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, और इसे छेनी हथौड़ी से खोद खोद के अगर कोई चीज़ लिख दिया जाता है, कोई और कोई चीज़ नहीं, जो उस समय के जो सबसे जो समाज के दृष्टि से जो उचित था, जो समाज को एक सही दिशा दिया जा सकता है, उस और सही ज्ञान को इस पर लिखा जाता था, जिससे हर एक इंसान पढ़ के उनको लगे कि हाँ जीवन में ये चीज़ का फॉलो करना चाहिए। तो पत्थर पर इसे लिखा दिया जाता था कि आने वाला हजारों साल तक ये इसी तरह करा है। अब सोचिए कि कागज पत्थर पर लिख के कोई चीज़ पर चिपका दे, तो कल बड़ा बारिश और आनी आएगा, उखाड़ के चाहे कौन आदमी आएगा बस उखाड़ के चिपा हुआ के फाड़ फूट के फेंक देगा। तो इसलिए पत्थर पर लिखा जाता था। हम लोग कल शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग स्तंभ लेख पर पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग सारी क्लासेस धीरे धीरे कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग का पूरा सिक्का का क्लास ख़त्म हो गया, शुरू से सिंधु सभ्यता से लेके और पूरा 18वीं शताब्दी तक आप कह लीजिएगा, 18वीं 17वीं सदी तक। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही तक रह जाता है। तो जय हिंद। आशा है कि आप लोग मस्ती से मेहनत कीजिए, किसी प्रकार का टेंशन और डिप्रेशन ना लीजिए। ठीक है, क्या कि जीवन में दुख आना जाना लगा रहता है, और जीवन में दुख ना हो तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जीवित है कि मर गया। ठीक है, तो जीवन में दुख रहना भी जरूरी है भाई, न तो अगर जीवन में सुख ही सुख है तो उसे जिंदगी जीने से क्या फायदा, क्या दूसरे का तकलीफ क्या है वो पता ना चले। कोई चीज़ को सपोज कीजिए कि अगर आप इतने अमीर हो गए कि जब फर्श पर से घर में टाइल्स लगा है उससे बाहर ना निकलिएगा, तो रोड पर के कंकर पैर में जो गरीबों का हलता है, चाहे और व्यक्ति के हलता है, तो कष्ट जो होता है वो आपको कैसे अनुभव होगा कि हाँ आपको ये कष्ट कैसन होता है। जब आप पैर रोड पर चलिएगा और जब कंकर आपको चुभेगा तब पता चलेगा कि हाँ कष्ट क्या होता है। तो ठीक है, ज़िंदगी में कष्ट होना ज़रूरी है, क्या कि पता लगना चाहिए कि हम जीवित है कि मर चुके हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग मस्ती से और तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग GK GS
जो कि इंडियन मैप वर्ल्ड मैप हम लोग अभी फ्री आपको पूरा प्रोवाइड क्लास करवा रहे हैं धीरे धीरे। और अभी डिजिटल बोर्ड अगर आप लोग का सहयोग रहा, ठीक है, तो लग जाएगा। तो चलिए मस्ती करते रहिए। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।